हेलो गाइस। सो आज नीट जेई के लिए पीवाईक्यूज का अपना पहला सेशन है। ठीक है, दिस वन इज आवर फर्स्ट क्लास। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। शेड्यूल्स आप लोगों को पता है, दैट इज मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को एमसीक्यूज ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं। इन पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज ये सारे के सारे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर जो उस हफ्ते क्लास के अंदर चल रहा होगा इन ऑफलाइन मोड, है ना। और उसके बाद हम लोग हफ्ते भर उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आके हम लोग उसको क्या करेंगे, संडे को सॉल्व कर लेंगे। दिस फर्स्ट सेशन इज रिकॉर्डेड सेशन, तो ये तुम्हें रिकॉर्डेड मिलेगा, बट फ्रॉम नेक्स्ट संडे वी विल डू सम लाइव सेशंस फॉर दिस। तो हम लोगों को अगले संडे से लाइव सेशंस के फॉर्म पे आंसर्स मिलेंगे। हम लोग ये सारे के सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज करेंगे, दैट हम 2 साल के अंदर 11th एंड 12th के अंदर इन्हें कवर करके चलें। ठीक है, फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स जो लोग अभी नीट का एग्जाम देने वाले हैं या जेई का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, ये वीडियोस। ओके, ध्यान रखना कि नीट और जेई के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन करना, एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरा आल्सो। तो इस वाले पोर्शन पे भी तुमको फोकस करके रखना पड़ेगा। क्लियर नाउ। दूसरी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो भी चीजें मैं क्लास के अंदर बता रहा हूँ एज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज, अलग से मैं तुमको फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा हूँ, वो सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हें साइड वाइज याद करने हैं, नॉट फॉर 11th एंड 12th बट ऑल्सो फॉर नीट एंड जेई एग्जामिनेशन। क्लियर है इतना। उसके अलावा देखो ध्यान से कि इनमें से कुछ एमसीक्यूज तुम्हारे एनडीए वगैरह एग्जाम्स के लिए भी आ सकते हैं, बट दिस वीडियो इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए, क्योंकि वहां बहुत ही बेसिक टाइप की केमिस्ट्री आती है। क्लियर नाउ, वी विल डू द केमिस्ट्री सेशन हियर। उसके अलावा बायोलॉजी का सेशन तुम्हें ऑफलाइन और फिजिक्स का सेशन ऑनलाइन ऑफलाइन ही करा दे रहे हैं, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा मुझे ज्यादा क्लास के अंदर पढ़ाना होता है तुम्हें, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने हैं, साथ में मुझे कवर भी करना है सिलेबस। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर एमसीक्यू सेशन हियर। क्लियर नाउ। तो हम लोग आज से अपना एमसीक्यू सेशन यही करेंगे। मैंने सारी डिटेल्स तुम्हें दे दी हैं। हर संडे रात को 8 बजे वी विल डू लाइव सेशंस, और संडे मंडे से फ्राइडे मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेजूंगा। ठीक है, तुम्हें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डे टू डे वाइज सॉल्व करने हैं, और संडे को हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, यहाँ भी समझ में नहीं आता है, दैट यू कैन आस्क इन द क्लासरूम्स। ठीक है, और ये केवल क्लास हमारी कौन सी है, जो ड्रीमर्स बैच है क्लास 11th का, उसके लिए। ठीक है, अल्फा का जो ड्रीमर्स बैच है उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। जो लोग अल्फा के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स नहीं है और पिथौरागढ़ के अंदर हैं, तो वो अपना ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो एमसीक्यूज के लिए ये पीडीएफ जो इस क्लास की है वो ले सकते हैं। फॉर पीडीएफ you can contact on the number 9012668631। in this number आप अपना नाम मुझे भेज सकते हैं, ऑल्सो राइट जस्ट नीट और जेई, तो मैं तुम्हें ये भेज दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो मैं इसे थोड़ा सा तुम्हारे लिए बड़ा बना देता हूँ, दैट पहले तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ सको ध्यान से, एंड देन वी विल गो विद द सॉल्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं और पूछा है इन चारों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ प्रेजेंट होगा। देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पहले सोचते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि ये बताओ एटम्स का सबसे ज्यादा नंबर कहाँ होगा। तो मैंने तुमको नंबर ऑफ एटम्स के लिए काफी कुछ पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स, कैसे काउंट करते हैं वो देखो। एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अवोगैड्रो नंबर के जितने होते हैं, ये मैंने क्लास के अंदर बताया है। एक मोल मतलब उतने ही एटम जितने अवोगैड्रो नंबर में है। अवोगैड्रो नंबर का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गया, दिस इज ऑब्वियसली 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, यानी कि किसी भी चीज के एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। उसके अलावा मैंने तुम्हें मोल निकालना भी सिखाया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट मोल, दैट इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास जिसका भी तुम्हें मोल निकालना हो, ऑब्वियसली गिवन मास अपॉन बट मोलर मास ऑफ दैट थिंग, है ना। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास से तुम्हारा मोल निकल जाएगा। अब खुद ही सोचो, एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम, मॉलिक्यूल, आयन सब कुछ कह सकते हो। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल पूछा हुआ है तो हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, यहाँ पर एटम पूछा हुआ है तो हम एटम लिखेंगे, यहाँ पर आयन लिखा हुआ है तो हम आयन पूछेंगे, है ना। मतलब जो भी पूछा होगा उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटम्स, तो हम लोग एटम मान के चलेंगे। अब बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो एक सिंपल चीज देखो ना, जितना ज्यादा मोल होगा उतना ही ज्यादा एटम होगा। तो हम सीधे ये निकालते हैं ना कि इन चारों में सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, और सबसे ज्यादा मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सबका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर लेते हैं। चलो, मैग्नीशियम का गिवन मास कितना है, 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, या एटॉमिक मास कितना होता है मैग्नीशियम का, इट्स 24। अगेन O2 है, ध्यान रखना, नॉट ऑक्सीजन। O2 पूछा हुआ है तुमसे यहाँ पर। हियर इज 1, ठीक है, हियर इज 1,
और O2, 1 ग्राम ऑफ O2 है ना, ध्यान से समझना, 1 ग्राम ऑफ O2 है। अब O2 तो मॉलिक्यूल होगा, बट तुमसे तो एटम पूछा हुआ है, सो दैट्स वाई यहाँ पे O2 है, तो इसका मतलब हुआ 2 डिवाइडेड बाई O2 कितना 32, या तुम सिंपल 1 डिवाइडेड बाई 16 भी बोल सकते हो। ध्यान रखना मैंने ऐसा क्यों किया, 1 ग्राम ऑफ O2 दिया था तुमको, लेकिन तुम्हें एटम्स निकालने थे, तो ऑब्वियसली एटम्स कितने होंगे, डबल होंगे ना उसके, तो दैट्स वाई हमने क्या किया 1/16 कर लिया इसको। ओके, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, सो 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऊपर आ जाएगा, और लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा 7, वो नीचे आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, दिस इज ऑब्वियसली 1 ग्राम ऊपर आ जाएगा, गिवन मास इज 1 ग्राम, और सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108। तो अब तुम्हें ढूंढना है सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1/24, 1/16, 1/7 और 108 में, 1/108 में, ऑब्वियसली जिसमें सबसे छोटा वैल्यू हमको नीचे देखने के लिए मिलेगा, दिस इज 1/7, सो आंसर इज 1 ग्राम ऑफ लिथियम। क्लियर नाउ? अगर ऑर्डर लगाने के लिए आ जाए तो भी लगा सकते हो, सबसे पहले किसमें सबसे ज्यादा होंगे, लिथियम में, लिथियम के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे तुम्हें मैग्नीशियम के अंदर, मैग्नीशियम के बाद मिलेंगे तुम्हें ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन के बाद तुम्हें मिलेंगे लास्ट में Ag में, यानी कि सिल्वर के 1 ग्राम में सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे और लिथियम के 1 ग्राम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। दिस इज द आंसर, तो आराम से टिक कर सकते हो इसको, आंसर इज लिथियम। ओके, चलिए अगला देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 80% बाय वेट कार्बन और रिमेनिंग परसेंटेजेस हाइड्रोजन। एम्पेरिकल फॉर्मूला तुमको निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मैंने तुमको टेबल बनाना सिखाया हुआ है, लगभग 5 के आसपास की टेबल्स की जरूरत हमको पड़ेगी, तो हम लोग इतनी एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे। पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने टेबल बनाना सिखाया है, तो तुम्हें वही टेबल बनाना है यहाँ पे, है ना। चलो मैं थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ टेबल। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए ये टेबल तुम्हें थोड़ी सी याद भी रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए सबसे पहले किसकी टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, देखो, एक तो दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, और दूसरा क्या दिया हुआ है, द रिमेनिंग परसेंटेजेस हाइड्रोजन। रिमेनिंग हाइड्रोजन है का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है हमारे पास। उसके बाद हम क्या लेते हैं, परसेंटेज, जितनी भी दी हुई है वो परसेंटेज लिख लेते हैं। सो इफ वी हैव 80% ऑफ कार्बन, भैया 80% कार्बन है, तो बचा हुआ क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 20 होगा, है ना। अच्छा ध्यान से सुनना, इसमें 80 दिया हुआ है, बट ओरिजिनली जो नीट के अंदर आया था 2021 के अंदर, वहां पे आई थिंक 78 था, 80 नहीं था, ठीक है। हालांकि इससे भी तुम लगभग नजदीक के आंसर तक पहुंच जाओगे, बट इफ यू विल पुट द वैल्यू 78 यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर एज वेल। हाँ, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 78 वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही नजदीक तक पहुंचोगे, सो देयर इज नो इश्यू विद दिस। उसके बाद देखो हम क्या लिखते हैं अगला, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। चलो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है भैया, हाइड्रोजन का 1 होता है। फिर क्या करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, या हम सिंपल क्या कह रहे थे उसको, रेशियो भी कह दे रहे थे, है ना, मतलब परसेंट बाई एटॉमिक मास भी कह दे रहे थे। हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और वो कैसे निकालेंगे, ये कितना परसेंट है, यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ क्या कर देते थे 20 डिवाइडेड बाई 1। क्लियर है, अगर 78 होगा तो 78 डिवाइडेड बाई 12 और 22 डिवाइडेड बाई 1 होगा, 78 डिवाइडेड बाई 12 और 20 डिवाइडेड बाई 1 हो जाए, सॉरी 22 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, रेशियो निकालते थे इसका, है ना, इसको सॉल्व कर देते थे, मतलब यहीं पे सॉल्व कर लो इसको, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो देख लो एक बार। चलिए ये नीचे वाला तो सिंपल सा 20 हो गया अपना, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6.3 के आसपास, है ना, 12 6 जा 8 रिमेनिंग हो गया, तो ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या कह सकते हैं, ठीक है, 6.3 के आसपास तुम्हारा ये आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो 80/12 तुम्हारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6.3। इसमें अगर तुम 78 रखते, सो सॉरी 6.6 के आसपास ही आना चाहिए तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी 6.6। हाँ, अगर तुम इसमें वैल्यूज क्या रखते, सिंपली 78 जो कि वहां दी हुई थी तुम्हारे एग्जाम के अंदर, तो अगर तुम 78 डिवाइडेड बाई 12 करते, ठीक है, तो 78 डिवाइडेड बाई 12 तुम लोगों का सीधा आता 6.5 के आसपास, ठीक है, तो वो सीधा हो जाता तुम्हारा 6.5 के आसपास, तो सॉल्व हो जाता, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल रेशियो निकालने के लिए दो जो भी छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं उसी वैल्यूज को, तो ये आ गया 6.6 6.6 और ये आ गया 20 डिवाइडेड बाई 6.6, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रेशियो निकालते हैं। सिंपल रेशियो में देखो 6.6 डिवाइडेड बाई 6.6 तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, बट जब तुम्हें 20/6.6 निकालना पड़ेगा तो ये कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 6.6, ठीक है, तो 6 3 जार, सो 3.03 के आसपास ही आएगा, ठीक है।
एक बार ट्राई कर लेना, मतलब 3.03 के आसपास या अप्रोक्सीमेटली 3 ही आ गया। सो 1 और 3 आ गया, ठीक है, वहां एग्जैक्टली 3 आ जाएगा, 78 रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। 3.033 ऐसे कुछ आंसर आएगा, ठीक है, इट्स फेयर इनफ। नाउ कार्बन 1 आ गया, हाइड्रोजन 3 आ गया, तो कितना हो गया फॉर्मूला C1 और H3, दैट इज CH3 आ जाएगा हमारा। तो वेयर इज CH3, द फर्स्ट ऑप्शन CH3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। गोइंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोल्स of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। ये अ काइंड ऑफ तुम्हारा स्टाइचियोमेट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पहले तो Haber's प्रोसेस बना लो। Haber प्रोसेस क्या है, N2 + 3H2 दिस गिव्स 2NH3, दिस वन इज योर Haber's प्रोसेस। देख लो क्वेश्चन आया हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम क्या लिखते थे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल गिव यू व्हाट, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये स्टाइचियोमेट्रिक मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना, इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चेक करना हो कर लेना। अगर हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन हो तो हमें 2 मोल अमोनिया मिलेगा, और अगर हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन हो तो हमें 2 मोल अमोनिया मिलेगा। इसे ऐसे पढ़ते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा अगर मुझे 20 मोल अमोनिया निकालना हो, ये पूछा है। अच्छा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और अमोनिया का रिलेशन है तो हम इन दोनों में ही आगे लेके चलेंगे। अब देखते रहना, अगर 3 मोल हाइड्रोजन हो तो मुझे 2 मोल्स अमोनिया मिलेगा। तो इसको मैं इनडायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना कि अगर मेरे पास 2 मोल NH3 हो तो इसका मतलब है कि मुझे 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी होगी। तो खुद सोचो कि अगर मुझे 1 मोल NH3 बनाना होता तो फिर मुझे कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती, ऑब्वियसली 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती। लेकिन अब मुझे कितना मोल NH3 बनाना है, सो मुझे 20 मोल्स अमोनिया बनाना है। सो इफ आई नीड 20 मोल NH3 तो मुझे चाहिए होगा 3/2 into 20 moles of hydrogen। इट्स एन वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3/2 into 20 moles of hydrogen। तो 2 से 20 को काट दो, सो आंसर इज 3030। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 30 मोल इज द आंसर। क्लियर नाउ, आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखो अगर भाई लिमिटिंग रिएजेंट दिया होता तो फिर भी तुम लिमिटिंग रिएजेंट वाले से सॉल्व करते, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल मैंने कल भी कराया तुमको, मतलब सैटरडे को भी कराया, और पहले भी लिमिटिंग रिएजेंट के 3-4 क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराए हैं। तो जस्ट फोकस ऑन दिस एज वेल। हाँ, डेंसिटी दी हुई है भैया 2m, सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी है 1.28। क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो डेंसिटी है भैया 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी दी हुई है भैया 2m, और कंपाउंड दिया हुआ है तुमको NaOH, मोलैलिटी पूछी है। क्या शानदार सा क्वेश्चन है भैया। अब देखो तुमको मैंने पूरी मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। इसका आंसर मैक्सिमम वेबसाइट्स ने गलत दिया है क्योंकि उन्होंने 1.2 आंसर रखा है डेंसिटी की जगह में। डेंसिटी की जगह 1.2 नहीं 1.28 दिया हुआ है। दैट्स व्हाई यू हैव टू गो विद द सही आंसर और द करेक्ट आंसर। इसके लिए एक सिंपल सी चीज मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया है, डोंट गो विद द सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन तरीके के साथ मत जाना, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होगा। यू हैव टू सेव योर टाइम। मैंने तुम्हें सिंपल फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला याद कर लेना। अगेन मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी यानी कि 1000 D माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास। दिस एवरीथिंग शुड बी इन ग्राम एज वेल, ये याद रखना थोड़ा सा। दिस वन इज द फॉर्मूला। देखो क्या प्यार से आंसर निकलता है मोलैलिटी का। तुमसे मोलैलिटी पूछी है, इसका मतलब यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जेई वाले दो मतलब इस क्वेश्चन को दिमाग में बांध के रख लो कि भैया ये पूछने वाला है। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू m कितना दिया है भैया 2 दी हुई है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 1.28 है ना। 1.28 को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1280 आएगा भैया, माइनस m यानी कि मोलैरिटी 2 है, गुणा मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 होता है, 42 हो गया भैया, देख लो। सो ऊपर आ गया हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 1280 में से 80 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1200 जाएगा। बोल लो भैया, क्लियर है इतना। 12 और 20, अब बहुत ध्यान से समझना, 20/12। अब बहुत ध्यान से समझना, मैक्सिमम वेबसाइट्स ने इसमें 1.28 की जगह क्या रखा हुआ है
1.28 की जगह उन्होंने सिंपल रखा हुआ है 1.2, तो उनका 1200 आता है नीचे, तो 1200 माइनस 80 आता है 1120। इस वजह से इसका आंसर उनका गलत आ रहा है। ठीक है, उनका क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, हमारे क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, क्योंकि 1.28 पूरा रखना है। सो 20 डिवाइडेड बाई 12 को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये सोचना है। ठीक है, सो 20 डिवाइडेड बाई 12 इट इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू बी 1.66। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1.66, तो इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 1.67 के आसपास रख सकते हो। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 12 को तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। दिस इज गोइंग टू बी द 1.67। वेयर इज 1.67? हियर इज द आंसर। 11 क्वेश्चन था भैया। ठीक है, चलिए मोलैरिटी मोलर मास 1000 इंटू डी 1280 माइनस 80, दिस इज 1200, और ऊपर आ गया 2000, सो 220 अपॉन 12 इज द आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, इसको एक बार खुद से भी करना। ठीक है, मतलब कोशिश करना कि एक बार खुद से इसको जरूर करो सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो लगभग इतना ही आएगा वैसे, पर फिर भी एक बार चेक कर लेना। 1.6666 बार आता है इसका आंसर, सो 1.67 इज द राइट आंसर। चलिए, ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो कर लिया था ना आपने, लिथियम था इसका आंसर, ऑब्वियसली ये तो सॉल्व कर लिया भैया। चलो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया। मैंने तुमसे कहा था कि काफी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली तुमको कराने पड़ेंगे, ये उन्हीं में से एक है। देखो, सपोज दैट द टू एलिमेंट्स आर एक्स एंड वाई, तुमको दो एलिमेंट दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, और इन दोनों से तुम्हें दो अलग अलग कंपाउंड बनाए हुए हैं। देखो, दो कंपाउंड है, एक बनाया हुआ एक्स वाई टू, ठीक है, और एक बनाया है x3y2, x3y2, ये दो कंपाउंड बने हैं। अच्छा, xy2 का अगर तुम 0.1 मोल लेते हो तो ये होता है, कह रहा है वो 10 ग्राम। और ऐसे ही x3y2 का अगर तुम कितना लेते हो 0.05 ग्राम लेते हो, x3y2 का 0.05 मोल ऑफ x3y2 लेते हो। ठीक है, 0.05 मोल लेते हो, ये तुम्हें बैठेगा भैया 9 ग्राम। तो ये तुमसे कह रहा है एटॉमिक वेट बताओ एक्स और वाई का, एक्स और वाई का एटॉमिक वेट बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगेगा। पहले केवल मेरे साथ इसको प्यार से समझने की कोशिश करना कि इसने पूछा क्या है। इसने मोल और ग्राम में वेट दिया हुआ है तुमको। ठीक है, तो मोल और ग्राम में वेट का रिलेशनशिप तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है ना, क्या होता है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम वेट, जो भी वेट दिया होगा ग्राम में, डिवाइडेड बाई क्या, जो पूछा है, क्या पूछा है एटॉमिक वेट, हम भी वही बोल देते हैं, बट यहाँ पे हम मोलर मास या एटॉमिक मास दोनों मान के चलते हैं, मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास। तो जरा इसके लिए क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, 0.1 मोल इज इक्वल टू 10 ग्राम दिया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स की वैल्यू हो गई 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास कितना आ गया हमारा 10 ग्राम, और अपॉन में क्या आएगा मास ऑफ XY2, मोलर मास ऑफ XY2। इधर क्या आएगा, देखो 0.05 इज इक्वल टू गिवन मास है 9 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ x3y2। अब x3y2 का इधर और xy2 का इधर, अब मुझे तो पता ही नहीं है कि x का कितना है और y का कितना है, तो मैं मान लेता हूँ x का है मोलर मास एटॉमिक मास A और y का मान लो B। एटॉमिक मास x का A, y का B, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मान लो ये H2O होता तो H का मास होता 1, O का मास होता 16, तो मैंने x का A मान लिया, y का B मान लिया। अब खुद ही सोचो जरा, हाँ ध्यान से सोचना जो मैं लिख रहा हूँ। 0.1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई XY2 का मास कैसे निकालेंगे, x का तो A हो गया, A प्लस y का कितना है B, तो यहाँ तो 2y है ना, सो 2B, A प्लस 2B आएगा। और इधर वाले में देखो तो 0.05 इज इक्वल टू 9 अपॉन x3y2, x कितना है A माना है ना हमने, तो 3A प्लस y2 है तो y का हमने B माना था तो B2 हो जाएगा, यानी कि 2B हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब तुम इसको क्या करोगे, पहले इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करोगे। ठीक है, और दोनों इक्वेशनों को जब सॉल्व करोगे तो तब जाके तुम्हारा जो है वो आंसर निकल के आएगा। अब दोनों इक्वेशनों को एक साथ तुमको सॉल्व करना है। मैं इसके लिए अलग से एक पेज ले लेता हूँ, थोड़ा सा हमारा ये लंबा खींचेगा क्वेश्चन, पर ध्यान रखना कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करके रखनी है। चलो यहाँ से चेक करते हैं, तो हमारी जो दो इक्वेशन है बनी वो कौन कौन सी हैं देख लो जरा। 0.1 और 0.5 वाली दो इक्वेशन है हमारी बन गई। ठीक है, चलो इन इक्वेशन से आगे को इधर लेके चलते हैं।
ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैथमेटिकली सॉल्व किया जा सकता है आराम से, है ना। चलो इसको करते हैं यहाँ से। तो ये आ गया a प्लस 2b इज इक्वल टू, मैंने इधर भेज दिया होगा इसको, 0.1 को नीचे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। देखो ये हो गया इज इक्वल टू 100। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और ये 0.05 वाले में से 3a और 2b को इधर भेज दो। दिस इज गोइंग टू बी द 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0.05 को नीचे ले आओ, 0.05 नीचे आ जाएगा तो 9 से कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 180। ठीक है, तो ये तुम्हारी बन गई दोनों इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैथमेटिकली सॉल्व कर दो। सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो, माइनस कर लो या प्लस कर लो, कुछ भी करना है। वैसे ये वाला ज्यादा बेटर है, देखो देखो ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो ये देखो a प्लस 2b इज इक्वल टू 100, इन दोनों को माइनस कर दो, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 2b से 2b चला गया, 3a से a गया तो 2a हो गया, 2a इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। एक a का मास आ गया 40 विद, यू कैन गो विद द ऑप्शंस एज वेल। हाँ, ऑप्शन नंबर a देखो जरा, बहुत ही प्यार से ऑप्शन नंबर a देखो, x का मास कितना आ रहा है 40, क्या और किसी में आ रहा है 40? नहीं, तो तीनों हटा दो, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो b कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ से अब सॉल्व करके या दूसरी वैल्यूज रख करके सॉल्व कर सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली भी तुम क्वेश्चन देख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से सॉल्व हो गया। ये कैसे हमने सॉल्व किया वो खुद ही देख लो ना। अगर बाय द वे H2O होता तो H2 का मास 1 था, ऑक्सीजन का मास कितना था, 16 था। तो हम क्या करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, ऐसे ही तो निकालते हैं मोलिकुलर मास पूरा का पूरा। तो हमने क्या किया है, ऐसे ही निकाला हुआ है पूरा का पूरा मोलिकुलर मास। देखो ये ए का ए माना था, बी माना था वाई वाले का, a प्लस 2 भी रख लिया हमने XY2 में, है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान से समझने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ध्यान रखना इसका। वाह क्या क्वेश्चन है, देखो। तो पैरामीटर विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट आई डोंट नो, पर मुझे पता है कि टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो क्या होता है भैया, वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो जिस भी चीज में इन चारों में वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा वो चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट फंक्शन है। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन में देखो, ऊपर भी मोल्स आते हैं, नीचे भी मोल्स आते हैं। वेट परसेंट में ऊपर भी वेट आता है, नीचे भी वेट आता है। मोलैलिटी में नीचे वेट आता है, ऊपर मोल्स आते हैं। सो दैट्स व्हाई मोलैलिटी, वेट परसेंट, मोल फ्रैक्शन, इनमें से किसी पर भी वॉल्यूम का या इनडायरेक्टली टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता। तो किस पर फर्क पड़ता है, मोलैरिटी का। इसीलिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में ज्यादा अच्छा किसे माना जाता है, मोलैलिटी को। क्लियर, सो मोलैरिटी इज द राइट आंसर। अगला, इफ अवोगाड्रो नंबर एनी चेंज फ्रॉम इतना टू इतना, दिस वुड चेंज। अगर बाय द वे अवोगाड्रो नंबर बदल दिया जाए, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल, बट इसको बदल के अगर अवोगाड्रो नंबर घटा दिया जाए तो क्या होगा, क्या मास की यूनिट जो है डेफिनेशन में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियसली नॉट। ये तो डब्बे के मास पर डिपेंड करेगा किसी और, है ना। इसको हटा दो। चलो लास्ट वाले को सोचेंगे, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये भी नहीं बदलेगा। देखो इस तरफ जैसे मैंने लिख दिया N2 प्लस 3H2, दिस गिव्स 2NH3। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अवोगाड्रो नंबर बदलने से इस 1, इस 3 और इस 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ये भी नहीं होगा। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ईच अदर इन अ कंपाउंड, क्या अवोगाड्रो नंबर बदलने से H2O के अंदर 2:1 में कोई चेंज आएगा? ऑब्वियसली नॉट। सो द आंसर इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। जरा चेक भी कर लेते हैं क्या होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ, 1 मोल कार्बन। 1 मोल कार्बन का मतलब कितने कार्बन, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन। इतने कार्बन का मास कितना होता है भैया, 12 ग्राम होता है। तो बताओ एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा, है ना। देखो एक कार्बन एटम का मास। लेकिन अगर बाय द वे 1 मोल ऑफ कार्बन का पूछा है इसने, अगर बाय द वे अवोगाड्रो नंबर, अब मुझे एक कार्बन एटम का नहीं निकालना है, उसने नया अवोगाड्रो नंबर कितना दिया है मुझे, 6.022 इंटू 10 की पावर 20। तो अगर मुझे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम का मास निकालना हो तो वो कितना होगा, 12 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। 6.022 से चला गया 10 की पावर 23 से 10 की पावर 20 गया, -3 बच गया। सो ये आ गया 12 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आया कुछ, 0.000 सॉरी
क्या लिख रहा हूँ, हाँ 12 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.012, इतना मास होके रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक एटम के मास में कमी आ जाएगी और वो कितना हो जाएगा 0.012 ग्राम हो जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन विल बी चेंज। पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता था, 12 ग्राम होता था, अब कितना हो जाएगा 0.012 ग्राम हो जाएगा अगर हमने अवोगाद्रो नंबर बदला। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज द आंसर, ठीक है। चलो अगला देखो भैया, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इस सैंपल विल बी। मैंने तुमसे कहा था कि एनसीईआरटी के अंदर परसेंट यील्ड से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, परसेंट यील्ड के बारे में ही इसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं इसके बारे में तुमको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हमने वैसे परसेंट यील्ड को क्लास के अंदर जो कवर किया उसके अंदर से मैं केवल एक फॉर्मूला तुमको बता देता हूँ परसेंट यील्ड का। तो परसेंट यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बना, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था, अभी इस क्वेश्चन में करोगे और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट कितना बना, अब अपॉन में थ्योरेटिकल प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो यू विल गेट योर परसेंट यील्ड। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें ध्यान रखना कि केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व तो तभी कर पाओगे ना जब केमिकल रिएक्शन आएगी। देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल का डिकम्पोजिशन करना है। व्हाट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस इज MgCO3। जब इसका डिकम्पोजिशन करोगे ऑब्वियसली ऑन हीटिंग होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, क्या बनता है तुम्हारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब देखो क्वेश्चन वाले ने जो भी पूछा हो पहले तो मैं तुमको स्टैंडर्ड बता दूं। देखो MgCO3 से क्या बन रहा है, MgO बन रहा है ना। MgCO3 जो होता है हमारे पास वो 84 इसका बेसिकली क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। तो MgO का कितना होता है ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। MgO का होता है तुम्हारा 4040। सो देखो 84 से 40 बन रहा है तो 84 ग्राम से 40 ग्राम MgO बनेगा। तो बताओ 1 ग्राम से कितना MgO बनेगा, 40 डिवाइडेड बाई 84 ग्राम बनेगा। 1 ग्राम MgCO3 से 40 डिवाइडेड बाई 84 ग्राम बनना चाहिए। तो हमने कितना लिया हुआ है देखो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया है। तो अगर मैं 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लूँ, 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेता हूँ तो कितना ग्राम MgO बनना चाहिए, 40 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 20, इतना बनना चाहिए मेरा। पर बन कितना रहा है देखो, बन रहा है केवल 8 का। तो अब तुमको परसेंट यील्ड निकालना है। एक्चुअल है 8 और थ्योरेटिकल वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 20, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। 4 2 जार 80, 4 2 जार 8 हो गया और 2 0 लगा लो। दिस इज गोइंग टू बी योर 800 डिवाइडेड बाई 84, ठीक है। 800 डिवाइडेड बाई 84 सॉल्व करोगे, ये हो गया तुम्हारा क्या वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब इतना बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 800 डिवाइडेड बाई 84, 10 टाइम्स नहीं जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स के साथ पॉइंट लग जाएगा तुम्हारा और ये आ जाएगा 9.5। उसके बाद हाँ फिर आगे भी आएगा मतलब कुछ 9.5 84 2 9.52, तो सॉल्व कर लेना, मतलब 9.5352 के आसपास ही आएगा। सो 9.52 तुम्हारा बनेगा, ठीक है। थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए 9.52, प्रैक्टिकली कितना बन रहा है 8। तो जरा इधर से परसेंट यील्ड निकाल लो। एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है 9.52, ठीक है, और बना कितना है देखो, ठीक है। 9.52 तो तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्ट है जितना बनना चाहिए, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्ट तो 8 बना है ना, इसको हटाओ यहाँ से, ये देखो अभी उल्टा रख दिया था हमने फॉर्मूला, है ना। देखो अब देखो कितना रखा है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है भैया, एक्चुअल बना है 8, ठीक है। बनना कितना चाहिए था 9.52 बनना चाहिए था, ठीक है। सो 8 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 9.52 और इनटू कर दोगे 100 से ताकि परसेंट निकल जाए तुम्हारा। परसेंट प्योरिटी ही इसने पूछी हुई होगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सोचो, 9 10 जार 9 8, ये आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 8.4 के आसपास, 0.84 के आसपास, सॉरी
0.84 इंटू 100 आ जाएगा 84% के आसपास। वैसे एग्जैक्टली 84 नहीं आएगा, ये 84 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 84.0, हाँ 84.0 समथिंग आएगा, कम ही आएगा, मतलब 84 का एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर 4, यू हैव टू टिक दैट 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये परसेंट यील्ड का फॉर्मूला थोड़ा सा लिख लेना और मोल कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, चल जाएगा इतना, फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी तुम्हें परसेंट यील्ड नहीं निकालना है, बट इसके अंदर भी तुम्हें वही स्टोइचोमेट्रिक वाला कोफिशिएंट लगाना है। बट इसके अंदर तुमको क्या चीज पता होनी चाहिए ना, ये रिएक्शन पता होनी चाहिए तुम्हें AgNO3 वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ Ag वाली, तुमको AgNO3 वाली पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, अगर बाय द वे AgNO3 का प्रेसिपिटेशन नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है इतना? चलिए अब सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाना सीखो। हम लोग इसको भी क्या करेंगे ना, शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे ही बना के सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाता है वो। ठीक है, चलिए शुरू करें इसको भी। लेकिन ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन सबने सॉल्व किया हुआ, ऐसा ना हो कि तुम लोग केवल यहाँ सॉल्यूशन देख ले रहे हो और उसके बाद हफ्ते भर सॉल्व ही नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को और लास्ट दिन के लिए रुके हुए हो। ये मत करना, ऑल हैव टू सॉल्व दो क्वेश्चन। ठीक है, वो सबके सब जितने हो ना, सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा, हमारे पास 50 ml, एक मिनट, हाँ पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन है AgNO3 का। ठीक है, इसको भी अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। और दूसरा 50 ml सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, जो कि कितना परसेंट है, 5.8% है। 5.8% ऑफ NaCl का। देखो सबसे पहले तो ये 50% को हटाओ, पहले सबसे पहले तुम्हें मतलब समझना है किसका, इसका 16.9% AgNO3 का। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml किसी सॉल्यूशन में से तुम्हारे पास, उसमें तुमने 16.9 ml जो है AgNO3 मिलाया होगा, 16.9 ग्राम के आसपास भी ले सकते हो। बेसिकली इसका मतलब यही होता है। ठीक है, 100 ml में 16.9 ग्राम तुम्हारा क्या है, AgNO3 है। और यहाँ NaCl में भी तुम क्या लोगे, 100 ml का जो सॉल्यूशन होगा उसमें तुम्हारे पास 5.8 ग्राम NaCl है। ठीक है, ये होगा इसका बेसिक मतलब अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से समझोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है कि 100 ml में 16.9 है, तभी तो परसेंट में 16.9% हुआ ना। अगर 100 ml में 16.9 है तो 50 में कितना होगा, इसका हाफ। और ऐसे यहाँ भी 50 में कितना होगा, ऑब्वियसली इसका हाफ होगा। तो 16.9 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 16.9 का हाफ करना है तुमको। देखो 16.9 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 8.45 के आसपास, है ना। ठीक है, तो 50 ml में होगा तुम्हारे पास 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3 होगा। क्लियर? ऐसे ही देखो, यहाँ देखो 5.8 ग्राम ऑफ NaCl तुम्हारे पास है, लेकिन ये है तुम्हारे पास किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। बट यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें 50 ml दिया हुआ है, तो 50 ml में कितना होगा, 5.8 डिवाइडेड बाई 2। तो 5.8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 29 2 जार 58, सो 2.9 ग्राम NaCl आएगा। तो अब क्वेश्चन हो गया कि 8.48 ग्राम AgNO3 और 2.9 ग्राम NaCl को जब आपस में मिलाओगे तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्रेसिपिटेशन कितना होगा या कितने ग्राम बनेगा। और उसके लिए मैंने तुमको बताया अभी कि तुम्हें रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो जब भी तुम क्या करोगे, ये रिएक्शन क्लास 10th में बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, है ना। AgNO3 प्लस NaCl, दिस गिव्स व्हाट, AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्शन हुआ करती थी तुम्हारी बेसिकली इस वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। अब देखो खुद ही सोचो, एक मोल AgNO3 से एक AgCl बन रहा है, एक मोल AgNO3 से एक मोल AgCl बन रहा है। एक मोल AgNO3 का मतलब कितना, AgNO3 का मोलर मास, ऐसे ही NaCl का मोलर मास बराबर AgCl का मोलर मास और NaNO3 का मोलर मास। तो सिंपली अगर तुम इनके मोलर मास को भी यहाँ पे पुट करते हो तो तुम्हारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इतने से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, AgNO3 NaCl AgCl इतनों का ध्यान रखेंगे। NaNO3 के बारे में तुमको कोई भी ज्यादा खास फर्क अब इससे नहीं पड़ने वाला है।
ठीक है, इतने से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें वैसे दिया हुआ है Ag का 107.8, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। तो इनकी वैल्यूज से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं कहूंगा कि हाँ, कुछ कुछ मास जो है वो तुम लोग याद भी कर लेना, अगर बाय द वे निकालना पड़ जाए वहां पर तो ठीक ही है, नहीं तो कुछ कुछ तुम्हें याद हो जाएंगे। कुछ तो मैंने क्लास में याद करवा दिए हैं तो वो तुम्हें याद हो गए हैं, बट फिर भी चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। Ag नाइट्रोजन ऑक्सीजन का दिया हुआ है, सो AgNO3 का सिंपल सिंपल सा मास रखोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है, AgNO3 का कितना होता है, दिस इज गोइंग टू बी योर 169.8। ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और NaCl कितना हो जाएगा तुम्हारा 58.5 हो जाएगा। ठीक है, 58.5। ठीक है, ऐसे ही मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऊपर मास दिए हुए हैं तो वहां से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और अगर तुम्हें याद है तो वहां से भी निकाल सकते हो। जैसे AgCl का निकालते हैं, AgCl का कितना दिया हुआ है देखो, 107.8 Ag हो गया और Cl हो गया 35.5। तो क्या करोगे AgCl का निकालने के लिए, Ag हो गया 107.8 प्लस क्या कर लोगे क्लोरीन का कितना हो गया 35.5। ध्यान रखना, अपने मन से कुछ मत कर देना, 107.8 दिया हुआ है तो 107.8 ही रखना, 108 मत रख के आना यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी है, जो दिया हुआ है उसको ही रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, जोड़ लो इसको, ये आएगा तुम्हारा, सॉरी ये है 107, तो आ जाएगा 143.3। ठीक है, 143.3। अब खुद देखो 169.8 ग्राम AgNO3 अगर तुम्हारे पास होता तो तुम्हें क्या मिलता, 143.3 ग्राम AgCl मिलता। तो अगर तुम्हारे पास केवल 1 ग्राम AgNO3 हो तो तब बताओ तुम्हें कितना AgCl मिलेगा। ऑब्वियसली 143.3 डिवाइडेड बाय कितना, 169.8। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करोगे 169.8 के साथ, मतलब कुछ वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, मतलब सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.84 के आसपास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर 1 ग्राम AgNO3 होता। अब बताओ तुम्हारे पास कितने ग्राम AgNO3 है, 8.45 ग्राम है। तो क्या करोगे 0.84 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8.45 से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज गोइंग टू बी योर 8.45। तो ये आ जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 7.13 के आसपास। 7.13 इसमें है ऑप्शन में, यस हाँ 7 ग्राम है, दिस इज योर आंसर, 7 ग्राम इसका आंसर होगा। क्लियर है, प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा इस वाले टर्म्स में। ठीक है, चलिए ये जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं आज वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो एकदम हल्का सा क्वेश्चन हो गया, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे इसमें, है ना। इससे तुमको क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ, तुम्हें क्या देखना है भैया। इधर जो लिखा है 71, ये किसका नंबर होता है, प्रोटॉन्स का। तो सबसे पहले मुझे क्या पता चल गए, प्रोटॉन कितने हैं, 71 है। अब सबसे बाद अगला काम न्यूट्रॉन निकालने हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं भैया, मास नंबर जो दिया हुआ होता है उसमें से प्रोटॉन्स का नंबर हटा देना होता है बस। ठीक है, तो 175 में से 71 को तुमने हटा देना है। तो जैसे 175 में से 71 हटाओगे कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ये हो गए तुम्हारे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये आ गए न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जितने बेसिकली तुम्हारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अगर बाय द वे आयन ना हो तो, ये आयन तो नहीं है तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 71। अब आंसर कैसे लिखना है वो देखो पहले तो, सबसे पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन। तो 71 104 71 इज द आंसर। आ गया 71 104 71, सो D1 इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर का बड़ा खेल होने वाला है तुम्हारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इक्वल टू। एक बात बताओ भैया, किसी के भी 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ऑब्वियसली अवोगाड्रो नंबर जितने नंबर, तो इनमें से अवोगाड्रो नंबर ढूंढ लो। वेयर इज 6.022 into 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर डी। अगेन दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है भैया, द परसेंटेज वेट ऑफ Zn इन व्हाइट विट्रियल, दिस इज कॉल्ड ZnSO4 into 7H2O। कल न्यूमेरिकल्स भर भरा के करा रखे हैं ये वाले मैंने तुमको। ठीक है, चलो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ZnSO4 into 7H2O का पहले तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। देखो जिंक का दिया हुआ है, सल्फर का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, जिंक का कितना हो गया 65 प्लस सल्फर का कितना हो गया 32 प्लस O4 का मतलब हो गया 16 into 4। ठीक है, अब देखो ये इसके आगे क्या दिया हुआ है तुम्हारा पास, 7H2O दिया हुआ है ना। तो 7H2O का मतलब
प्लस करोगे इसके साथ, मल्टीप्लाई मत कर देना। 7 इंटू H2O का अलग से याद करने की जरूरत है, H2O तो पूरा याद ही है तुमको, कितना होता है 18 होता है ना। तो इसको सिंपली तुम क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आराम से सॉल्व कर लोगे। अब तो कैलकुलेशन है ना भैया पूरी की पूरी। देखो क्या हो गया, 65 प्लस 32 हो गया तुम्हारा ये। क्लियर है इतना? मतलब देखो ये कैलकुलेशन तो तुम्हारे हाथ में है ना, तो तुमको फटाफट से सॉल्व कर लेनी है। बताओ 16 4 जार कितना होता है, 64 हो गया, ठीक है। अब यार याद नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं ना, उस वाले केस में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। 18 7 जार कितना होता है, 18 7 जार होता है तुम्हारा 126 होता है। चलो फटाफट से इनको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 16 17 is 7, यहाँ हो गया 6 और 4 10 और 12 और 6 18 8 1 287, ठीक है। तो सम कितना आ गया इसका 287। तो देखते रहो, हाँ टोटल कितना है 287, ठीक है। देखो द परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रियोल, टोटल है 287, जिंक कितना है 65, तो 65 डिवाइडेड बाई 287 into 100 is going to be your percentage। तो जब तुम 65 डिवाइडेड बाई किसको सॉल्व करोगे, 287 को, तो 65 डिवाइडेड बाई 287 ये हो जाएगा तुम्हारा 65 287 आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 0.2। एक और निकालना पड़ेगा तुमको, दो वाले दो हैं तो 0.22 के आसपास जाएगा ये, 0.22 समथिंग 6 या 7 के आसपास into 100। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 22.6%। कहाँ है 22.6, ये रहा। दिस इज योर आंसर, 22.6% जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। आराम से सॉल्व हो जाएगा। 22.65 इज द आंसर। परसेंट वाले निकालने वाले क्वेश्चन हमने कल ही किए हुए हैं। जिसका भी निकालना हो उसका एटॉमिक मास यहाँ रखो और टोटल का मास यहाँ रखो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंट निकल जाएगा। द आंसर इज 22.6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लगभग सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए हैं यू कैन आस्क मी अगेन इन द क्लासरूम, ठीक है। तो हम क्लासरूम में उसको दोबारा से सॉल्व करेंगे, देयर इज नो इशू विद इट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ध्यान रखना अगले संडे तक क्वेश्चन तुम्हें रोज मिलेंगे, सो यू हैव टू सॉल्व देम डेली, ओके। चलिए थैंक यू गाइस।